हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज मैं प्रियंका गुदारा आपको बताने वाली हूँ सीएसआईआर नेट के बारे में सभी चीज़ें। ये एग्ज़ाम कब होता है, क्या इससे मिलता है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का शेड्यूल, कितनी बार एग्ज़ाम होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, अपर एज लिमिट क्या होती है, फ़ीस कितनी लगती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है और बेनिफिट्स इससे आपको क्या मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जहां सुपर 100 बैच अभी चालू हुआ है और यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फ्री काउंसलिंग सेशन आपको मिल जाएगा जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर हर सैटरडे को 12 बजे, जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं कोर्स से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, इस गूगल फॉर्म को फिल करके और सबमिट कर दीजिए। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो जेआरएफ अड्डा की ऐप के ऊपर ही हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं एक फ्री लाइव टेस्ट। सो ये जो फ्री लाइव टेस्ट है हर संडे को आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जाता है। सो हर संडे को 8 AM से लेकर के 8 PM तक आप लोगों के लिए फ्री लाइव टेस्ट रहता है अवेलेबल। सो ऑल ओवर इंडिया आप ये टेस्ट को ले सकते हैं। सो जेआरएफ अड्डा की ऐप पे जाइए और वहाँ पे हर संडे को ये लाइव टेस्ट आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, व्हाट इज जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट। नाउ जैसे कि नाम बता रहा है, सीएसआईआर यूजीसी का जो कंबाइंड एक दोनों मिलकर के एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। और किस लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है? टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर जेआरएफ। नाउ जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है? ये एक स्टाइफंड होता है, जो कि ये स्टाइफंड कहाँ दिया जाता है? जब स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं तो उनके खर्चे उठाने के लिए और उनको मंथली ये एक तरह से एक सैलरी के फॉर्म में आपको दिया जाता है। सो ये स्टाइफन आपको दिया जाता है ड्यूरिंग पीएचडी। सो जेआरएफ आपको मिलेगा इस एग्जाम से। नाउ जो उससे डाउन रैंक जिन बच्चों की रहती है उन्हें मिलता है लेक्चररशिप, जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दिलाता है जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं उनके अंदर। सो ये आपको लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी दिला देता है। उसके अलावा अभी अभी एक थर्ड कैटेगरी ऐड ऑन की गई है। जब आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे, लेकिन अभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जो एडमिशन है वो जनरली इस सीएसआईआर नेट एग्जाम के थ्रू ही होने वाला है। सो ये थर्ड कैटेगरी है जिससे आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन भी मिलेगा। सो इस एक ही एग्जाम के 3 फायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। नाउ ये जो एग्ज़ाम है सीएसआईआर नेट का, वो बेसिकली सीएसआईआर यूजीसी नेट ने किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जनरली होता है। नाउ जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून और दिसंबर के महीने में। सो इसका जो नोटिफिकेशन है 3-3.5 महीने पहले ही आ जाता है। सो जून में अगर एग्ज़ाम है तो उससे 3-4 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और दिसंबर वाले का भी। सो जून और दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो csirnet.nta.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं? सो जो एलिजिबिलिटी है वो है जनरल, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। आपके पास में एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास इस मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए। सो इसके अलावा जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। सो इनको रिलैक्सेशन दिया है 5% का। सो अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए एग्जाम में अपियर होने के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, सो जो बच्चे ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं, ये ऊपर वाली दोनों कैटेगरीज उनके लिए। जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं या फिर अभी अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है तो जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ये जो क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% आपके आने चाहिए, और अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। तभी आपका जो डिग्री है उसको बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए माना जाएगा। आगे जो आपने एग्ज़ाम दिया है अगर आप क्लियर भी कर लेते हैं और ये मीट नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे। सो नाउ कमिंग टू अपर एज लिमिट,
जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है 30 ईयर्स। सो बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर या फीमेल एप्लीकेंट्स, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। सो ये सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये 35 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हैं। नाउ लेक्चररशिप अगर आपको चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो इसके अंदर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का कैंडिडेट इस एग्जाम को लेक्चररशिप के लिए दे सकता है। नाउ पीएचडी एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप पीएचडी एडमिशन के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। सो एज लिमिट है जो सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के लिए है, सो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा फीस की अगर बात करें तो फीस जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1150 रुपीज़ फीस है। जनरल ईडब्ल्यूडी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपीज़ फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ यहाँ पे फीस होगा आपका। नाउ कमिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न, सो एग्जाम पैटर्न हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ साइंसेस के लिए। सो लाइफ साइंसेस का जो एग्जाम है उसका पेपर बेसिकली एक ही पेपर होता है और इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सो जो पार्ट ए है उसमें 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस करने रहते हैं। सो 15 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.5 मार्क्स हर एक गलत क्वेश्चन के लिए काट लिया जाएगा। पार्ट ए जो पर्टिकुलरली है वो होगा आपका मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी और जो जनरल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, वो पार्ट ए के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि पार्ट बी और सी दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में, जो आपके सब्जेक्ट सिलेबस में दिए गए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो पार्ट बी और सी आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा पूरी तरह से, और जो पार्ट बी है उसके अंदर क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, या फिर थोड़े बहुत जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे रिसर्च का जो एग्जैक्टली लिंक है, आपका जो लैब्स के अंदर जिस तरह के काम होते हैं उस तरह का लिंक इसके अंदर हो सकता है। टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहाँ पर भी 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। सो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन करने पे। सो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में काफ़ी है। नाउ थर्ड जो पार्ट है, पार्ट सी, इसके अंदर थोड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट सी में, जिसमें से अटेम्प्ट करने हैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है जिसमें से 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। सो अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। सो इस तरह से टोटल 145 क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं, जिसमें से अटेम्प्ट करने हैं ओनली 75 क्वेश्चंस, और जो टोटल पेपर है वो आपका होगा 200 मार्क्स का। नाउ यहाँ पर जो पर्टिकुलर नेगेटिव मार्किंग है, सभी सेक्शंस के अंदर 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक ही पेपर है जिसके 3 पार्ट हैं, पार्ट ए बी सी। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स के अंदर आपको ये 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन, बी के अंदर 35 और सी के अंदर 25 क्वेश्चंस। सो ये ओवरऑल एग्जाम पैटर्न रहेगा लाइफ साइंसेस का। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस के अंदर जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको 13 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन। सो बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये पूरी की पूरी यूनिट है। सेकेंड यूनिट सेल बायोलॉजी की आएगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड यूनिट जो है फंडामेंटल प्रोसेसेस, दैट इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद में फोर्थ यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का। फिफ्थ जो यूनिट है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। नेक्स्ट इज एनिमल फिजियोलॉजी, देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी दैट इज बेसिकली द जेनेटिक्स। उसके बाद में आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी जिसके अंदर अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं, जो आज के टाइम में जो भी रिसर्च से जो नए नए प्रोसेसेस हैं या जो इंडस्ट्रियल टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर जो टेक्निक्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे
पूछा जाएगा। सो ये 13 यूनिट्स हैं और पूरा जो सिलेबस है 13 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज पूरे पेपर में रहता है। सो दिस इज द सिलेबस फॉर लाइफ साइंसेस। नाउ यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर JRF अगर आप अपना एज लिमिट, जो यहाँ पे एज का जो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी लिमिट है वो अगर आप मीट करते हैं तो उस कंडीशन में आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और JRF के साथ में अगर आपने MSc कंप्लीट कर रखा है तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और PhD एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अलग से ऑप्शन आता है। सिर्फ PhD एडमिशन के लिए अगर करना चाहते हैं तो सभी तरह के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कौन कौन सा पर्पस है आपका एग्जाम देने का वो चॉइसेस आप फिल कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी इन पर्टिकुलर 3 अलग अलग कैटेगरीज में। नाउ अगर एक स्टूडेंट ने JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन तीनों के लिए सपोज अगर अप्लाई किया है और अगर उसका अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर है तो उस कंडीशन में वो JRF क्वालिफाई कर लेता है। अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी आपको मिल जाएगी अगर आपने MSc क्वालिफाइड हैं आप तो उस कंडीशन में। इसके अलावा PhD में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड जो कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, इसके अंदर आपको एन एडमिशन टू PhD, तो इस कंडीशन में आपको JRF नहीं मिलेगा लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी अगर आपका स्कोर अकॉर्डिंगली रहता है और PhD में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज ओनली फॉर PhD एडमिशन। सो इस कंडीशन में आपको ना तो JRF मिलेगा ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी PhD एडमिशन के लिए। सो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू यू वांट। आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कितना स्टाइफन मिलता है। सो स्टूडेंट्स अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जैसे ही PhD के अंदर अपने आप को एनरोल कर लेंगे किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट में, PhD कोर्स में एनरोल करते ही आपकी JRF चालू हो जाएगी। नाउ जब आपका JRF क्वालिफाई होता है उस रिजल्ट डेट से विद इन 2 ईयर्स आपको कहीं ना कहीं PhD के लिए एनरोल कराना पड़ेगा, तभी आपको ये JRF मिलेगी। अगर 2 साल से ज़्यादा का टाइम निकल जाता है तो आपको फिर JRF नहीं मिलती है, दोबारा से आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके, सो JRF की अगर आप जैसे ही PhD में एनरोल कर लेते हैं JRF स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको मिलेगी जूनियर रिसर्च फेलोशिप विच इज़ 37,000 रुपीज़ पर मंथ। फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको ये मिलती है। आफ्टर दिस फर्स्ट 2 ईयर्स, अब जब आपका कुछ रिसर्च वर्क हो चुका है तो एक कमिटी बैठती है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर ही जो डिसाइड करती है कि आपने सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया है कि नहीं इन 2 सालों के अंदर। सो अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री वर्क रहता है तो कमिटी आपका जो JRF है उसको SRF के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सो अगले 3 साल तक आपको मिलता है SRF विच इज़ 42,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो टोटल 5 ईयर्स के लिए आपको स्टाइफन मिलता है जिसमें फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको मिलेगा JRF और नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपको SRF मिलता है। नाउ जो आपको कंटिजेंट ग्रांट, मतलब आप जो भी रिसर्च वर्क करते हो उससे रिलेटेड लैब में जो भी आपका खर्चा होता है उसके लिए अलग से एक कंटिजेंट ग्रांट आपको दिया जाता है और ये 5 साल में 20,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सो इट इज सेम फॉर JRF एंड SRF। तो JRF में जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है उसके साथ में आपको एक तो HRA मिलता है जो कि मंथली मिलेगा और उसके अलावा ईयरली आपको कंटिजेंट ग्रांट मिलेगा। वहीं SRF जहाँ पे है, SRF में आपको ये स्टाइफन मिलेगा, साथ में HRA मिलेगा मंथली और उसके अलावा ईयरली आपको ये कंटिजेंट ग्रांट भी मिलेगा। सो ये साल में एक बार मिलेगा 5 साल, और ये जो HRA और आपका जो ये स्टाइफन अमाउंट है ये हर महीने आपको मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे बेनिफिट्स है CSIR नेट के। और अगर आपको किसी भी और तरह का डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन आप ले सकते हैं सैटरडे को 12 बजे। JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे आप आ जाइए, वहाँ पे आपको काउंसलिंग सेशन में और जो भी डाउट्स हैं वो मैं लाइव आपके क्लियर कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।